चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 2। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हम लोगों ने कर लिया था पार्ट 1 में। अब देखते हैं पार्ट 2 में 9 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैन आई फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना। अगर ये लाइन स्क्यू है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, तीन ही टाइप की लाइन होती है। देखते हैं क्या है। अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो इनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, ठीक है जी। और अगर पैरेलल होंगी तो ये वाले जो वेक्टर हैं ये आपस में क्या होंगे, कोलीनियर, मतलब इनमें से या तो इक्वल होंगे या कुछ कॉमन लेके ये वाला वेक्टर आ रहा है। तो देखो क्या इस वाले वेक्टर में और इस वाले वेक्टर में कुछ कॉमन लेके दोनों सेम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो पक्की बात है कि ये दोनों लाइन क्या होंगी, स्क्यू लाइंस होंगी, ठीक है। पता होना चाहिए, फिर भी रिकॉल करा देता हूं डायग्राम बना के। एक लाइन ये रही, मान लो एक लाइन की इक्वेशन ये रही, तो क्या होता था अगर मैं पहली लाइन की इक्वेशन से बताता हूं। ये लाइन L1 है, तो ये जो लाइन की इक्वेशन है क्या होती थी, R इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, ठीक है। दो लाइन तो इसको मैं A1 B1 ले लेता हूं। तो A वेक्टर क्या होता होगा कि इस पर कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट का डायरेक्शन, सॉरी उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर होता है। और एक वेक्टर होगा जो इस लाइन की क्या होगा, पैरेलल, वहां क्या होता था, B1 वेक्टर होता था। क्लियर है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो पक्की बात है 6 2 और 2 होंगे, देखिए। और इस वेक्टर की बात करूं तो हमारा ये क्या होगा, I कैप माइनस 2G। ये केवल आपको एक इमेजिनेशन कराने के लिए बताई, ऐसे ही है। तो पक्की बात है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और कुछ इसमें नहीं है। क्या होता था, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर मॉडुलस, और इसका B1 क्रॉस, मैंने हम लोगों ने प्रूव भी किया हुआ है इसका, ठीक है। तो A2 वेक्टर भैया ये हमारा जो वेक्टर ये A2 वेक्टर है, ये जो हमारा है ये A1 वेक्टर। किसी किसी बुक में A1 माइनस A2 है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि भैया मॉडुलस से आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और ये हमारा B1 वेक्टर हो गया और ये हमारा B2 वेक्टर। केवल और केवल यार पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना, और कुछ भी नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है, केवल ओनली कैलकुलेशन। ऐसे तो मुझे नहीं लगता इसको आगे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है ना, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, लेंथ दी जाएगा, बस कंसेप्ट कुछ है नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है ये। अब क्वेश्चन ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश करूंगा कि इसको दो तरीके से, 2 या 3 तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। कंसेप्ट समझते हैं यार। पहले क्वेश्चन क्या बोले, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, वेयर द लाइन थ्रो दिस एंड दिस। मतलब एक लाइन है जो इन पॉइंट से और YZ प्लेन से होती हुई जा रही है। उस लाइन पर एक कोई भी एक पॉइंट है, उसके मुझे क्या फाइंड करने, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, बिना डायग्राम के 3D अगर करोगे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ये है हमारे पास X Y और YZ प्लेन, यही तो है। तो YZ प्लेन से एक लाइन होती हुई जा रही है ये इस तरीके से, पक्की बात है, क्लियर है जी। तो अब कह रहे हैं एक पॉइंट यहां कहीं ले लेते हैं, मान लीजिए ये 5 1 6, और एक पॉइंट कहीं इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितने, 3 4 1। तो ये YZ प्लेन से होता हुआ जा रहा है, पक्की बात। अच्छा, अब एक चीज सुनो, ये लाइन जा रही है YZ प्लेन पे, तो उस जो भी आप पॉइंट लेंगे वो YZ प्लेन पर ही लेना, ऐसा बोला गया क्वेश्चन। कहां पर, कहने फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन, उस लाइन पे जो लाइन इन दोनों पॉइंट से होती हुई जा रही है, क्रॉसेस YZ प्लेन, और YZ प्लेन को कट कर रही है। तो पक्की बात है, मैंने सपोज YZ प्लेन एक पॉइंट ले लिया P, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने। लेकिन कोऑर्डिनेट फाइंड करने से पहले पक्की बात है कि हम इसको 0 और YZ तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि YZ प्लेन पे X क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि YZ प्लेन में X की तो बात होगी नहीं। अब बस हमको यार YZ की वैल्यू फाइंड करनी, दो तरीके से देखेंगे इसको। अच्छा, एक बात बताइए, क्या AP पॉइंट PB पॉइंट ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है? पक्की बात है ना, कोलिनियर, क्योंकि एक लाइन में है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि AP का जो डायरेक्शन रेशियो है और PB का जो डायरेक्शन रेशियो, ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। सही बात है, जब एक सीध में है, कोलिनियर है, मतलब इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP वेक्टर, तो अब वही वाली बात कि सर वेक्टर क्यों लगा रहे हो, ये तो लाइन है। अरे भैया, लाइन वेक्टर कुछ नहीं होता है, केवल डायरेक्शन की बात होती है। अगर मैं AP वेक्टर की बात करता हूं, या AP वेक्टर ना भी बोलो, केवल पॉइंट AP बोल दो, कुछ भी आप कर सकते हैं AP, तो क्या होगा, 0 से गया तो -5,
y माइनस 1 और z माइनस 6। क्लियर है? अच्छा जी, ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं डायरेक्शन रेशियोस ऑफ पीबी वेक्टर। तो चलिए भैया करो, पीबी एंड बी आ रहा है तो 3 से गया तो ये 3 और 4 माइनस y और माइनस का क्यों, पीबी 3 माइनस 0 होगा, 3 माइनस 0 जो एंड में तो सीखो तो पहले लेते ना, 3 माइनस 0 4 माइनस 5 1 माइनस z। अब ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो भैया -5/3 y माइनस 1। क्लियर है? तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं। क्या ये दो आपस में इक्वल नहीं होंगे? पक्की बात, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -5 का 4 के साथ माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस का 5y 3y माइनस का 3। तो 5y इधर आएगा तो ये 3y माइनस का हो गया, माइनस का 3 और प्लस का 20। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। तो 2y इक्वल्स टू 17। तो y कितना आ गया 17/2। ऐसे ये इसके इक्वल भी तो होगा जब तीनों आपस में इक्वल है। तो माइनस का 5/3 z माइनस 6 एंड 1 माइनस z। तो करो मल्टीप्लाई, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5z इक्वल्स टू 3z माइनस का 18। 5z से 3z गया, कितना बचा 2z। ये माइनस का 18 है और 5 प्लस का जाएगा तो कितना बचा माइनस का 13। सही है ना? तो ये कितना आ गया माइनस का, जल्दी से आंसर चेक करो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 7। आंसर चेक करो यार। ये फिर मैं दूसरा, हाँ पास देखिए, जल्दी देखिए इसका आंसर पहले से आप लोग। सही है, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड भी देखेंगे। इसका लॉजिक समझो कि क्यों इनके डायरेक्शन रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में एपी और पीबी स्ट्रेट लाइन में मतलब कोलिनियर है। कोलिनियर के भैया डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा, पक्की बात है। एक और तरीका देखते हैं इसका। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं इसका। अब सुनो, ये जो लाइन है ये इन दो पॉइंट से होती हुई जा रही है। तो कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट से होती हुई जाती है तो उस लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यस और नो? तो इसमें तो इसको ले लो x1 y1 z1 x2 y2 और z2। तो चलिए, अच्छा x माइनस x1 कितना 5 अपॉन x2 माइनस x1, 3 से 5 गया तो माइनस का 2, y माइनस y1 और 4 से बन गया 3, z माइनस z1 और z2 माइनस z1 तो 1 से कितना -5। मुझे नहीं लगता है तो कोई डाउट है। क्लियर है? देखो यार 1 से 6 गया तो, और इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करें कुछ ना कुछ इन तीनों के आंसर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने कहा यार वो मालूम लैम्डा आएगा। तो चलिए अब ये जो x माइनस 5 माइनस 2 भी लैम्डा के इक्वल होगा। सही बात है। और y माइनस 1 अपॉन 3 भी किसके इक्वल होगा, लैम्डा के इक्वल होगा। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो क्या माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 5 आएगा। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो 3 लैम्डा प्लस 1 आएगा। और यहां से अगर मैं z की वैल्यू निकालूं माइनस का 5 लैम्डा और प्लस का 6 आएगा। पक्की बात है, ठीक है। ये क्या निकल के आगे x y z। अब अगर थोड़ा सा भी लाइन के बारे में पता है तो ये उस लाइन की इक्वेशन होती थी जो दो पॉइंट से होती हुई जाती थी। उसमें यार ये x y z क्या होते थे, अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है कि कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम लोग लेट करते थे। यस और नो? तो क्या वो लेट हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, इनको ही x y z लेट कर लो। यस और नो? अगर ये x y z है तो क्या ये इनको सेटिस्फाई करेंगे। इधर x ये है, इधर x क्या है 0। तो रखो -2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा कितना आ गया ना प्लस 5/2, क्योंकि माइनस का ये भी होता है, उधर कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा निकल के ये आ गया। चलिए अब y कितना था हमारे पास 3 लैम्डा, तो 3 इंटू 5/2 प्लस 1 तो इसका कितना आएगा 15। एलसीएम कितना है 2, तो 15 प्लस, तो देखो y कितना आ रहा है 17 उसमें भी देखो 17/2 आ रहा था। यस और नो? और z कितना भैया -5 लैम्डा कितना है 5/2 प्लस का 6। एलसीएम कितना है 2,
तो 25 और ये 12 तो माइनस का 13/2, देखो वो तो 0 हो गया, और 17/2 और माइनस का 13/2। यस और नो, कंसेप्ट वो ये करने के तरीके अलग। क्यों ऐसा मैं बता दूं, क्योंकि हम लोगों ने कई सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, 1 2 3 कितने भी मेथड था आप लोग कर सकते। कंसेप्ट आने चाहिए, ये चैनल केवल नॉलेज के लिए है, ना कि नंबर के लिए। बस देख क्वेश्चन नंबर 11 में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि सब कुछ वही है, वहां पे YZ था, वहां पे ZX है केवल, तो डू योरसेल्फ, सब कुछ वही है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिखा हुआ, इसको देखते हैं। 2 तरीके से कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन। प्लीज बेटा शांत हो जाओ, हाँ ज्यादा नहीं सही है, 12th में हो। तो कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से होती हुई जा रही है, एंड क्रॉसेस प्लेन, और इस प्लेन को पास करती हुई जा रही है। तो भैया एक पॉइंट लो और उसके हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे। इस बार प्लेन आ गया, अभी तक YZ प्लेन था, इस तरीके से था बस, और कुछ अलग नहीं इस क्वेश्चन में। ये X है, ये Y है और ये Z है। एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ये रहा हमारे पास ये प्लेन, ठीक है, ये प्लेन है हमारे पास π1, और एक लाइन होती हुई जा रही है इस तरीके से, लाइन इसको क्रॉस करती हुई जा रही है। तो एक पॉइंट कितना भाई हमने ले लिया 3 -4 -5, और एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया मान लो 2 -3 1, और इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है, कह रहे हैं वो प्लेन से होता हुआ जा रहा है। तो यहां पर सपोज मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया P, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1 और ये z1। तो बस अब मुझे इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी, बात खत्म। देसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक हमने सॉल्व किए थे। ये तीनों पॉइंट आप बताइए क्या एक सीध में है? तो अगर मैं आपसे इनके नामकरण कर देता हूं, ए पी है ये। चलिए अगर यार मैं आपसे ये पूछता हूं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी की बात कर रहा हूं, ए बी वेक्टर लगा दो या ए बी लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं, या फिर ऐसे लिख दो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पॉइंट ए बी, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, या फिर लाइन ए बी, कुछ भी लगा सकते हो, टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करो बस अपने। तो बी मतलब बी से तो 2 से 3 गया -1, ठीक है जी, -3 से ये 4 गया, तो आई थिंक 1 और 1 ये कितना हो गया 6 हो गया। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पी, अगर ए पी की बात करता हूं तो ये x1 -3 y1 +4 और z1 +5। पक्की बात है, क्या ये एक सीध में है? तो क्या इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे? या पक्की बात है, तो जल्दी से करो, -1/x1 -3 1/y1 +4 और 6/, पक्की बात है इनका आंसर कुछ ना कुछ लैम्डा के टर्म्स में आएगा। तो चलिए भैया, तो -1/x1 -3 किसके इक्वल होगा? लैम्डा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? लैम्डा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? लैम्डा के इक्वल होगा। पक्के हमको कायदे में x1 y1 z1 ही तो फाइंड करना है। तो चलो यार इसको निकालते हैं। x1 कितना है? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, तो ये -1 इक्वल्स टू x1 लैम्डा -3 लैम्डा, तो ये इस तरफ आएगा 3 लैम्डा -1 लैम्डा, इतना ही तो आएगा। x1 देखते रहना या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस x1 आई थिंक इतना ही आएगा ना। चलिए ऐसे इसके साथ हम लोग करेंगे, यहाँ पे ये इसके साथ है, तो ये कितना हो गया y1 लैम्डा +4 लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो y1 आ गया 1 - 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा। पक्की बात है, ऐसे यहां से कर लो यार, तो ये कितना होगा z1 लैम्डा +5 लैम्डा इक्वल्स टू 6, तो z1 आएगा 6 - 5 लैम्डा अपॉन लैम्डा। तो ये x1 y1 z1 आ गया। एक बात समझ रहा, x1 y1 z1 इस प्लेन पर है, तो क्या इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे? 100% सेटिस्फाई करेंगे यार। और ये दिमाग में मत लाना कि सर आपने प्लेन पर ही क्यों लिया है, भैया प्लेन की इक्वेशन का यूज भी तो हमें करना है, इसीलिए सेटिस्फाई करेंगे। तो रख दो, अच्छा x की जगह क्या रख देंगे ये, तो 2 3 लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस y कितना है 1 - 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस z कितना है यह 6 - 5 लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 7। तो लैम्डा नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो चलो इसका मल्टीप्लाई करो, 6 लैम्डा माइनस का 2 1 - 4 लैम्डा 6 - 5 लैम्डा इक्वल्स टू 7 लैम्डा।
ऐसा नो, लैम्डा उस तरफ चला जाएगा। तो चलिए अच्छा 6 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, तो माइनस का 3 लैम्डा, ठीक है, माइनस का 2, फिर ये 6 है, तो 6 और 1 7, 7 से 2 गया 5 इक्वल टू 7 लैम्डा। तो ये उस तरफ जाएगा, तो 7 और 3 10 लैम्डा, तो लैम्डा और कितना आ गया 1/2, लैम्डा कितना आ गया हमारे पास 1/2। हमको क्या फाइंड करने थे x1 y1 z1, तो क्या लैम्डा की जगह 1/2 पुट नहीं कर सकते यार, तो बस कर दो पुट 3 इंटू 1/2 माइनस 1/1/2, तो ये कितना हो गया 3/2 से 1, तो ये देखो 1 आ गया, x1 कितना आ गया भैया, सॉल्व करो ना यार 3/2, तो x1 कितना आ गया, देखो x1 1/2 आ रहा है, आंसर चेक करो जल्दी से, मेरे पास ही है बुक, तो देख यार उपासना जल्दी दो, क्योंकि आंसर चेक कर लो कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस इनमें, है तो घंटा इनमें कुछ नहीं, यही तो मैं फाइंड करना था बस x1 y1 z, और क्या फाइंड करना था अपॉन, हाँ तो बनी तो आएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, बनी तो आएगा। चलिए ऐसे ही 1 माइनस 4/2, तो ये कितना 2 और माइनस का 1/2, ठीक है, सॉल्व करो ना इसको, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 अपॉन 1/2, तो ये माइनस का 2, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा, आंसर तो लेके आई जाऊंगा, चिंता मत करो, हट डोंट वरी डियर। तो सॉल्व कर लेना इसे, तो 5/2, तो 6 माइनस 5/6 2 जा 12, और 12 से 5 गया तो 7/2, और ये 1/2, तो 2 से 7 आ रही है, हाँ तो ठीक है भैया, दोनों आंसर आ गए हमारे पास, y1 z1 x1 तीनों निकल गया, क्लियर है, कंसेप्ट वही है कुछ भी। अब इसका दूसरा मेथड भी हम लोग देखते हैं, कोई डाउट है तो बताओ, बस होगा ही नहीं डाउट, कोई डाउट। चलिए इसका दूसरा मेथड देखते हैं। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से होती हुई जा रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, अभी हम लोगों ने किया था x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू समथिंग, कुछ ना कुछ आगे लैम्डा ले लो, कुछ भी ले लो। तो चलिए जल्दी से x1 y1 z1 x2 y2 और z2, चलिए पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, x माइनस x1 तो -3 हो गया, और x2 माइनस x2 से 3 गया तो -1, y माइनस y1 तो +4 हो जाएगा, y2 -3 से ये प्लस का 1 हो जाएगा, z प्लस z1 हो जाएगा माइनस है, z2 माइनस z1 ये कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये वैल्यू भी लैम्डा के इक्वल होगी, तो मैं डायरेक्ट करूंगा x बराबर क्या होगा माइनस लैम्डा प्लस 3, ये होगी क्या लैम्डा माइनस 4, और ये होगी 6 लैम्डा माइनस 5, पक्की बात है। ये जो पॉइंट है, अच्छा अब फिर से वही बात, ऐसे केस में एक्स वाई जेड क्या होता है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, वो मैंने इसको लेट कर लिए, तो क्या ये जो पॉइंट्स हैं इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार। तो 2 माइनस लैम्डा प्लस 3 इसमें पुट कर रहे हैं, तो y की जगह लैम्डा माइनस 4 प्लस z की जगह 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 7, तो माइनस का 2 लैम्डा 3 2 जा 6 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 7। तो देखो 6 लैम्डा और ये 7 से 2 गया तो 5 लैम्डा, 6 6 12, 12 से 4 गया तो 8 इक्वल्स टू 7। हाँ ओ ओके डियर, तो ये 6 है माइनस 4 है माइनस 5 है ना, चलिए सही आपने बताया, कैलकुलेशन मिस्टेक होती फिर ये 5 लैम्डा 6, ये माइनस 4 है माइनस 5 है तो माइनस का 9 माइनस का 3 इक्वल्स टू 7, तो लैम्डा कितना आ गया 1/2, लैम्डा कितना आ गया 1/2, हमको x बाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, बस इसे क्या पुट कर देंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर दें, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी डाउट होगा। तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं, पहले इसको चेक करें हमारा सही आ रहा सब, x माइनस x1 y1 z1 तो हटा दो, जो प्लेन पे पॉइंटर बना रखा है डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज हो गए तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे अभी जो हमने पॉइंट्स लिए ना, ये x1 y1 z1 इसलिए लिए हैं क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट ले, इसको x2 y2 z2 कुछ भी लेट कर सकते हैं। अगर बच्चे कंफ्यूज हो तो यहाँ पे कर लो, हाँ जब आप कंफ्यूज हो रहे तो मैं, चलिए भाई ये तो x2 माइनस x1 चेक करो, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 हमारा ठीक है, तो लैम्डा हमारे पास ये भी ठीक आया ना, हमने यहाँ पे सब। तो अब चलिए पुट करते हैं वैल्यू, x की जगह क्या पुट करेंगे
माइनस का 1/2 प्लस का 3, तो ये कितना आएगा 2 माइनस का 1 और ये 2 3 जा 6, तो x कितना आ रहा है, x 5/2 तो नहीं आ रहा था पहले, तो कहाँ पर मिस्टेक हुई है देखो जरा, कहाँ पर, जल्दी चेक करो, x माइनस x1, ठीक, देखो ये क्वेश्चन के मैंने ठीक लिखे हैं, इसने हटा दिया था लड़के ने, जरा चेक करो जल्दी से, जल्दी चेक करो, जल्दी से। ओहो लैम्डा 2 आएगा डियर, क्या कर रहा हूं मैं, 10 लैम्डा कितना आएगा, 1/2 थोड़ी ना आएगा यार, वही मैं कहूँ। हाँ तुम तो अब कह ही रहे थे बेटा, तुम तो कह, चलो छोड़ो, x बराबर क्या माइनस लैम्डा प्लस 3, तो x की जगह कितना आएगा 2 + 3, तो आ गया ना अपन, ठीक, ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और x y z हमारे निकल के आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एग्जाम्पल 27 एकदम इसी तरीके से मैंने उसको 3 तरीके से बताया था, तो जिन बच्चों को डीप में पढ़ना तो एग्जाम्पल 27 देखना, इस बार मैं केवल एक तरीके से बताऊंगा जो सबसे सिंपल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 27 में 3 तरीके से बताया यही क्वेश्चन मैंने, तो चलिए देखते हैं क्या यार इस क्वेश्चन में कह रहे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है भैया, एक प्लेन है जो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है और इन दोनों प्लेन के क्या है, वो परपेंडिकुलर है, तो भैया एक प्लेन हमको इस प्लेन की सपोज इक्वेशन फाइंड करनी, ये किस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, -1 3 और 2, ठीक है, और ये 2 प्लेन है, इस प्लेन के और इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला प्लेन इसके परपेंडिकुलर, इस तरीके फील करो यार, केवल ये वाला प्लेन इसके परपेंडिकुलर, क्लियर है। ये इक्वेशन गिवन है इस वाले प्लेन की, मान लो ये प्लेन π1 की इक्वेशन गिवन है, π2 की गिवन है, हमको π3 की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक बात फिर से रिकॉल करा दूं, अगर 2 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है मतलब उन दोनों प्लेन के नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो π3 की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी प्लेन अगर किसी पॉइंट से होता हुआ जाता है तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है, ये याद आ रहा है। और क्यों मैंने कार्टेशियन फॉर्म ही ली, क्योंकि जो और प्लेन की इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में ही है, इसलिए। तो x1 y1 z1 हमको गिवन है, तो x + 1 b y - 3 c z - 2 इक्वल्स टू, ये आगे भैया प्लेन की इक्वेशन, मतलब ए बी सी की वैल्यू और पता लग जाए। अब सुनो ध्यान से जरा, इस प्लेन, अब इस प्लेन की हमको इक्वेशन फाइंड करनी है, एक ऐसा प्लेन है जो कि इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, मतलब क्या हुआ, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो अगर मैं पहले वाले प्लेन की इक्वेशन इसको अगर लेता हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं n1 वेक्टर क्या होगा, तो पक्की बात है कि i कैप + 2j कैप + 3k कैप होगा, मतलब ये डायरेक्ट से रेशियो होते हैं। n2 वेक्टर की अगर मैं बात करूं क्या होगा, 3i कैप, क्लियर है। मतलब क्या हुआ, ये n1 वेक्टर है वो प्लेन 1 पे क्या है, नॉर्मल है, n2 है इसका क्या नॉर्मल है। अब एक बात सुनो, अगर मैं ये कर दूं n1 क्रॉस n2, तो अब जो नया वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, जो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी, और यही तो हमको फाइंड करना है, क्योंकि हमको इसका नॉर्मल वेक्टर पता कर लें और वो कैसा होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर, आंसर आ गया हमारा। ये सबसे सिंपल मेथड है इसका। तो 1 2 3, तो चलिए i कैप, इससे ये तो 2 बन जा 2, 3 3 जा 9, माइनस का j, तो 1 बन जा 1, मैंने ठीक किया ना, प्लस का k कैप, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो चलिए भैया ये कितना हो गया, माइनस का 7i और ये कितना हो गया, प्लस का 8j और माइनस का 3k। ये नया वेक्टर मिला है हमको, ये एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर, यही तो हमको फाइंड करना था। ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो इस वाले प्लेन का क्या होगा, नॉर्मल। तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। यहाँ पुट कर दो, a की जगह -7, b की जगह 8 और इसकी जगह माइनस। अब केवल कैलकुलेशन कर लेना, बस आ जाएगा। हाँ ना, तो प्लस माइनस ही हो जाएगा डियर। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। और डीप में जाना तो एग्जाम्पल 27 देखो, इंट्रो पार्ट में दिया था।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ द पॉइंट दिस एंड दिस बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, ये प्लेन की वेक्टर फॉर्म है तो कह रहे हैं पी की वैल्यू फाइंड करो। विद डायग्राम समझेंगे तभी अच्छे समझ आएगा। कह रहे हैं ये एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है हमको। तो एक पॉइंट है 1 1 1 1 P, ये रहा एक पॉइंट, और एक कहीं हमने मान लो सपोज यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ये क्या -3 0 1। कह रहे हैं इससे इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपस में क्या है, इक्वल है। तो P की वैल्यू फाइंड करो। बहुत ही सिंपल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर वेक्टर फॉर्म है तो निकालना एक फॉर्मूला होता था A वेक्टर n वेक्टर माइनस D। अब आपको ये सब पता होना चाहिए A N D होते क्या हैं। तो चलिए, जो पॉइंट होते थे उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता था, A वेक्टर होता था, और जो हमारा प्लेन का दिया गया है उसका नॉर्मल हमारा n वेक्टर होता था, और उसका डिस्टेंस जो भी इस तरफ आता था D, वो हमारा D होता था, इसका मॉड्यूलस। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, प्लेन की दो इक्वेशन होती थी, एक तो इस फॉर्म में और एक इस फॉर्म में। अगर यूनिट वेक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, नॉर्मल वेक्टर है तो ओनली कांस्टेंट है वो, तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये वाला -D वाला, तो कंफ्यूज मत हो ना, ये इस फॉर्म में होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। इक्वल्स टू D, जब D RHS में है तभी हो, अगर D इस तरफ लेके आओगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। चलिए अच्छा देखते हैं क्या, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 12 के इक्वल टू माइनस का 30। अब ये कांस्टेंट 13 नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैं अगर यहाँ से माइनस साइन हटाता हूँ तो ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। आंसर थोड़ा माइनस प्लस में दिक्कत कर सकता है, तो टेंशन मत लेना, लेकिन इसमें नहीं करेगा, क्यों, मॉडुलस लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अच्छा, ये हमारे पास हो गया n वेक्टर, ये हमारे पास हो गया D, और A हमारा इसका पोजीशन वेक्टर। चलिए अच्छा रखते हैं, तो पोजीशन वेक्टर हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस p k कैप डॉट n वेक्टर कितना, माइनस का 3i माइनस का 1j या 4j है शायद, हाँ, माइनस का 4j कैप और माइनस का 12k कैप और माइन प्लस का है, हाँ प्लस का, वेरी गुड, और माइनस का 30 अपॉन इसका क्या मॉडुलस। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का, क्लियर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये माइनस का 3 माइनस का 4 और प्लस का 12 माइनस का 30, नीचे तो मुझे लगता है 13 आ गया। हाँ तो आएगा ना, टेंशन बोल लेते आप लोग। 12p माइनस का, देखो फिर से बता दे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -3, इसका इसके साथ -4, इसका इसके साथ 12p के -13, और ये 13 आएगा इसका अंडर रूट। तो चलिए अच्छा, 4 3 7, तो ये कितना हो गया, माइनस का 20 प्लस का 12p अपॉन 30, ये डिस्टेंस निकल के आ गया। और एक डिस्टेंस हम यहां से लेंगे, इनको बराबर रख दें, p निकल के आ जाएगा। चलो करते हैं जल्दी से। अब इसका जो डिस्टेंस आएगा, मान लो ये d1 है, ये d है, तो इसका डिस्टेंस डायरेक्ट लिखेंगे, क्या होगा, तो माइनस का 3i कैप प्लस का 0j कैप और ये k कैप डॉट n वेक्टर कितना है, माइनस का 3, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, तो एक ही प्लेन है, माइनस का 4j कैप प्लस का 12k कैप माइनस का 13 अपॉन नीचे तो 13 ही आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने। एक लॉजिक है जो बीच में आपको बताना पड़ेगा, -3 का इसके साथ 9 हो गया, ये तो 0 ही हो गया, और k का इसके साथ करें कितना हो गया 12 माइनस का 13 अपॉन 13, तो 12 9 जोड़ 21 13 8 बट्टे 13, क्लियर है। ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा, पक्की बात है। जब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर, अब कैलकुलेशन देखो जरा, माइनस का 12 प्लस का 12p अपॉन 13 इक्वल्स टू 8 अपॉन 13। अब मॉड्यूलस जब भी हटता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, प्लस माइनस आता है, तो नहीं आता है, दो डिस्टेंस आएंगे ना, यहाँ से हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, प्लस माइनस लगा दो, कोई दिक्कत। एक बार लेंगे प्लस, देखो इसके दो आंसर आ रहे होंगे, अगर एक बार मैं लेता हूँ प्लस लेता हूँ, तो माइनस का 20 प्लस का 12p अपॉन 13 इक्वल्स टू 8 अपॉन 13, से ये कैंसिल हो गया और इस तरफ गया तो 4 ते 28, एक 7 अपॉन 3 आ रहा है, एक वेरी गुड,
और एक बार लेंगे नेगेटिव साइन, माइनस का 8/13, इससे ये कैंसिल हो गया। 1 आ रहा है, हाँ 3 आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा है देखो जरा, 14। हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। जब मॉडल यहाँ से बैठेगा तो यहाँ पे भी तो प्लस माइनस लगेगा, किंतु दोनों तरफ। तो बस अब निकाल लेना, इधर भी प्लस माइनस। हाँ वेरी गुड। सुनो, एक बार प्लस लेना यहाँ पे, एक बार प्लस लेना यहाँ पे, एक बार नेगेटिव, तो कुछ दो आंसर सेम होंगे ना इस चक्कर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है कि तो P1 नहीं आ रहा एक, ठीक है। फिर देखो जरा, जब मैंने यहाँ पे प्लस लिया, इधर नेगेटिव, तो ये 13 से 13 कट गया, ये उस तरफ जाएगा प्लस का 12, ये माइनस का 8 हो गया। नहीं, इधर प्लस लिया, इधर प्लस ही लिया मैंने, तो P1 होगा यार, क्या बात कर रहे हो। देखो जरा, देखो यार, P1 होना चाहिए, ठीक है। यही आंसर होंगे, 4 आंसर आएंगे, लेकिन चारों के चारों यही होंगे। 2 बार आएगा 7/3 और एक बार आएगा 1, ठीक है, क्योंकि इधर भी प्लस माइनस, इधर भी आप प्लस माइनस, तो एक बार इसको प्लस लेके इधर ये चेंज करो माइनस, लेकिन आंसर दोनों बार आएंगे यही 7/3 और 1 आएंगे। पीछे पता नहीं कैसे आ रहा है एनसीईआरटी जो आप कह रहे हैं गलत, 7 3/1 ही है, क्योंकि मैंने वैल्यू रखी भी देख ली। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं, क्या कहना कि देसी तरीके से करेंगे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ये दो प्लेन है, दो प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां से एक प्लेन जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो प्लेन है इनके इंटरसेक्शन से जा रहा है, वो एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। मतलब क्या हुआ, बिना डायग्राम के तो समझ में ही नहीं आएगा। दो प्लेन हैं जिनके इंटरसेक्शन से ये जा रहा है। सपोज मैं आपसे कहूं भैया एक प्लेन हमारे पास ये रहा, ठीक है जी, और एक प्लेन हमारे पास ये रहा, ठीक है। इन दोनों के प्लेन का इंटरसेक्शन ये है, यहां से एक प्लेन जा रहा है, यहां से एक प्लेन जा रहा है, यहां से एक प्लेन जा रहा है, ये तो ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। बस आप इतना समझ के चलो, ये एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। प्लेन 1 की इक्वेशन ये π1 है, ये π2 है, हमको π3 की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमको पता, अगर एक प्लेन की इक्वेशन होती थी r इक्वल्स r n1 लैम्डा d1 ये, और r इक्वल्स टू n2 वेक्टर d2, और एक इंटरसेक्शन से जो प्लेन जाता था उसकी नई इक्वेशन क्या होती थी, n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर। हमने प्रूफ किया हुआ है d1 वेक्टर प्लस लैम्डा d2 वेक्टर। इतना आपको आना चाहिए, इसी फॉर्मूले का यूज होगा। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं। ये देखो, ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। -4 को प्लस करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो क्या ये n1 वेक्टर n2 वेक्टर हो गए, ये d1 d2 हो गए। तो चलिए π3 की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ π3। तो r वेक्टर डॉट n1 कितना i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा, n2 कितना माइनस का 2i माइनस का 3j, और d1 कितना है 1, और ये कितना प्लस का 4 लैम्डा। देखिए मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ये -4 तक यहां पर भी छोड़ सकते थे, आंसर सेम ही आता। माइनस प्लस की दिक्कत आएगी क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ही देता हूं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। अब सुनो, ये आई है, अगर मैं यहां से क्या करता हूं, आई कैप बाहर लेता हूं तो कितना बचेगा, 1 - 2 लैम्डा आई कैप, पक्की बात है, प्लस 1 - 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा के कैप। यही तो मुझे इक्वेशन फाइंड करनी, ये इक्वेशन होगी। बस लैम्डा की वैल्यू यार कैसे भी फाइंड कर ले। अब सुनो, ये प्लेन π3 की इक्वेशन, अब मैं आपको समझा दूं, ये क्या है, ये π3 के लिए d का काम करेगा, और ये π3 के लिए किसका काम करेगा, n का काम करेगा। यस और नो, ठीक है। अब सुनो जरा, यहीं से लॉजिक है, ये जो प्लेन की इक्वेशन है, ये प्लेन एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। ये रहा प्लेन हमारा, ये प्लेन है एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल। तो जो ये वाला n3 वेक्टर होगा, मान लो ये n3 वेक्टर है और ये d3 है, तो जो n3 वेक्टर होगा वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। यस और नो। और जब वो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो n3 वेक्टर है
वो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के, यस और नो। और एक्स एक्सिस पर कोई भी वेक्टर होगा तो आप उसको ये लिख सकते हैं बहुत आसानी से, एक्स आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, यस और नो। एक्स एक्सिस वाई और जेड क्या होते हैं 0 तो n3 वेक्टर इस वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर है, तो क्या इनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो क्या वो 0 नहीं होगा। हमने पढ़ा हुआ है a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होता है 0, क्यों, अगर वो परपेंडिकुलर है। तो ये a1 हो गया, a1 कितना 1 - 2 लैम्डा, a2 कितना 1, बाकी तो सब 0 ही हो गए क्योंकि b2 0 है c2 0 है। तो लैम्डा कितना निकल के आ गया 1 - 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, 1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, लैम्डा कितना आ गया 1/2। कुछ नहीं करना भैया, लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, बात खत्म, क्लियर है। अब वो आपको सॉल्व करना है, या लैम्डा की वैल्यू इस पूरे जहां जहां लैम्डा दिख रहा है उस जगह लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो तो इस प्लेन की इक्वेशन आ गई। कंसेप्ट समझो कि ये वाला जो प्लेन पैरेलल है इसका जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ये सबसे सिंपल मेथड का। देखते हैं 16 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, 2 नंबर लाइक क्वेश्चन, लेकिन लॉजिक है इसमें, उस लॉजिक को यार हम लोग समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि ओ बी द ओरिजिन, एक जल्दी से ओरिजिन है, ये रहा हमारे पास ओ, ये एक्स वाई और जी जेड जो भी है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी दिस दिस दिस, एक पी के कोऑर्डिनेट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी, एक पी से होता हुआ जा रहा है यार, इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी, मान लो ये रहा प्लेन, ठीक है जी, ये हमारे पास पी पॉइंट है 1 2 -3, एक प्लेन है जो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है और परपेंडिकुलर टू ओपी। अब देखो यहीं पर बस लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा, एक कोई भी प्लेन किसी पॉइंट से होता हुआ जाता है तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है वो होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ए वेक्टर क्या होता था, जो पॉइंट गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप डॉट एन वेक्टर। भैया ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई, बात खत्म। लेकिन एन वेक्टर क्या होगा, तो अब मैं आपको रिकॉल करा दूं, जो ये फॉर्म आती थी इस तरीके से होती थी कि हमारे पास ये एक प्लेन है, इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा, एक वेक्टर क्या इसके नॉर्मल है, मतलब वो प्लेन पे क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। अब यहां पे एन वेक्टर क्या होगा, तो यार अगर मैं आपसे कहूं एन वेक्टर हमारा वो ही होगा जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। पूछो क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन P जो कि P से होता हुआ जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू OP, OP पे क्या है परपेंडिकुलर, मतलब OP जो है वो प्लेन पे क्या है परपेंडिकुलर है, सही बात है ना। तो जो परपेंडिकुलर है तो क्या ये नॉर्मल वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करेगा, जो नॉर्मल वेक्टर होता है वही तो परपेंडिकुलर होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो ओरिजिन से आ गया, वो कहीं से भी आ सकता है, एक पॉइंट दिया गया है और वही हमारा परपेंडिकुलर है, तो एन वेक्टर भी हमारा यही हो जाएगा, बात खत्म। क्यों हो जाएगा, फिर से एक बार मैं समझाने का ट्राई करता हूं यार आपको, क्योंकि इस प्लेन की इक्वेशन में एन वेक्टर परपेंडिकुलर होता था, वो कहीं से भी हो सकता है, यहां से हो सकता है, ओरिजिन से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, परपेंडिकुलर है वो, तो इस बार ओरिजिन से दिया गया, क्लियर है। तो बस ये हमारा हो गया खत्म, दोनों सेम ही हो जाएंगे, बस यही लॉजिक था इसमें, ठीक है।